नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न सात्विक। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मैटर होते हैं और मैटर की जो स्टेट्स होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया था मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो क्या ये जो स्टेट्स होते हैं क्या ये आपस में परिवर्तन इसका हो सकता है क्या? कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड है क्या वो लिक्विड बन सकता है, जो लिक्विड है क्या वो गैस बन सकता है, जो गैस है क्या वो लिक्विड बन सकता है, या फिर जो लिक्विड है क्या वो सॉलिड बन सकता है? ये पॉसिबल है क्या? जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है। हम डेली लाइफ में हम देख सकते हैं, जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं और फ्रीजर में खासतौर से जब हम रखते हैं तो वो आइस बन जाता है, और जब उसी आइस को हम निकाल के बाहर रूम में छोड़ देते तो वो वापस से मेल्ट होकर के पानी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि भैया हाँ, जो मैटर होता है मैटर के स्टेट्स को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो पदार्थ होते हैं पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, उसका परिवर्तन हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जो हो रहा है, जो मैटर के स्टेट्स में परिवर्तन हो रहा है, तो बेसिकली मैटर के अंदर क्या होता है? जब परिवर्तन हो रहा होता है अवस्था का, तो मैटर के अंदर क्या होता है, यानी पदार्थ के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बेसिकली क्या होता है, ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है, बेसिकली जो पदार्थ का जो ये तीन अवस्था होता है, मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बेसिकली इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अरेंजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ये अवस्था। कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास में हो, बिल्कुल भी गैप नहीं हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऐसी अवस्था को हम बोलेंगे सॉलिड। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ गया तो ये हो गया लिक्विड। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा गैप और बढ़ गया तो भैया क्या बन गया, ये बन गया गैस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी तरीके से अगर इस मॉलिक्यूल्स के बीच के अरेंजमेंट्स को अगर हम बदल दें, कहने का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे बीच में क्या है, स्पेस ना के बराबर है, अगर मैं किसी भी तरह से इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस में बढ़ा दूँ तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ना ही क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर मैं और इसके बीच में स्पेस बढ़ा दूं तो हो जाएगा गैस। अगर मैं किसी भी तरह से इसके स्पेस के बीच के जो इसके स्पेस है ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर उसके स्पेस अगर मैं कम कर दूं तो हो जाएगा लिक्विड। अगर मैं और कम कर दूं, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से चिपका दूं तो हो जाएगा ये सॉलिड। लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल एक और भी है। सवाल क्या है कि आखिर हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए दो इंजेक्शन ज़रूरी है। दो इंजेक्शन क्या है? पहला इंजेक्शन का नाम है भैया टेम्परेचर, ओके, यानी तापमान। और दूसरा जो इंजेक्शन है उसका नाम है भैया प्रेशर, यानी दबाव। ये दो ऐसे इंजेक्शन हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया किस तरह से हम इन दो इंजेक्शन यानी टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स के बीच को घटा बढ़ा सकते हैं, हम समझेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। तो किस तरह से हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करके इन मॉलिक्यूल्स के बीच के अंतर को यानी स्पेस को हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ताकि जो अवस्था होता है उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिले। जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड है, ये क्या है भैया, सॉलिड है, और हमने नीचे से आग जलाना शुरू कर दिया। आग जलाना हमने शुरू कर दिया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रहा है, इस मॉलिक्यूल्स को हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। अब जैसे ही इस मॉलिक्यूल को हीट मिल जाएगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स दूर जाना शुरू कर देंगे। ये हीट को क्या करेंगे, ये हीट को बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये इस्तेमाल करेंगे।
और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो आपको गति देता है। गति मतलब जो आपको मूवमेंट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए तो ठीक है। तो जैसे ही इसको हीट मिलेगा तो ये क्या करेगा, मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। मूवमेंट करना स्टार्ट मतलब क्या, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको गतिज ऊर्जा मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगा भैया, इसका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घट गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो क्या हो रहा है, बेसिकली इसके स्पेस जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली दूर दूर जा रहे हैं। सीधा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए कि आपके घर के अंदर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारे हैं, क्योंकि 9th में है तो ऑब्वियसली बात है कुंवारे ही होंगे। लेकिन किसी भी तरह से आपकी शादी हो जाती है, थोड़े से बड़े होने के बाद आपकी आगे मेहरारू, आपकी वाइफ, ठीक है, आ गई, मैडम जी आ गई घर पे। अब जैसे ही मैडम जी घर पे आएंगे तो आपके पापा प्रेशराइज करना शुरू होंगे, बच्चे अब तो बीवी आ गई, जाओ कमाओ खाओ, ठीक है। तो अब आप जाएंगे कमाने खाने के लिए, मतलब कमाने के लिए जाएंगे, ठीक है, मतलब पैसा कमाने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही आपके पास पैसा आना शुरू करेगा तो आपका अकड़ बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी मतलब जो पैसा है ना वो आपके अंदर हीट दे रहा है। हीट मतलब आपको क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो गया, गति ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली ये करेंगे, घर को मारेंगे गोली, बोलेंगे भैया मुझे इस फैमिली में नहीं रहना, मैं जाता हूँ आलीशान फ्लैट में आराम से नींद सोऊंगा, मज़े करूँगा। तो जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना, तो आप क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है घर के मेंबर के बीच, उसको आप तोड़ देते हैं और आप दूर जाना पसंद करते हैं, आप उड़ना पसंद करते हैं। जेल किसको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे गलत शब्दों में आप इसको मत लीजिए, मैं घर को जेल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बस समझाने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हीट बढ़ता है तो हीट के रूप में इसको मिलता है काइनेटिक एनर्जी, हर एक मॉलिक्यूल्स को मिलता है काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही किसी के अंदर भी एनर्जी मिलती है तो हम स्पीड आ जाते हैं। जैसे मान लो अक्षय कुमार कितना दौड़ता धूपता रहता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भैया बहुत है। बट अगर मान लो मैं भूखा हूँ तो मैं सोया रहूँगा, मैं इसमें से कहना मेरे से नहीं हो पाएगा, आप बस मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। लेकिन जैसे मुझे खाना मिल जाता, मुझे जूस मिल जाता, मुझे दौड़ना कूदना खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या हो गया, एनर्जी मिल गया भैया, एनर्जी मिल गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल्स को हीट के रूप में एनर्जी मिलता है तो ये इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाना शुरू कर दिया। जैसे ही दूर जाएंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया, और यही स्पेस बढ़ना ही क्या कहलाएगा भैया, उसके स्टेट में परिवर्तन कहलाएगा। मतलब पहले सॉलिड था, अब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ा तो बन गया लिक्विड। अभी अगर हम और हीट देंगे ना तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में भी और स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिला तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये और दूर जाना पसंद करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा भैया गैस। समझ में आ गया? तो किस तरह से हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड बन जाता है और लिक्विड गैस बन जाता है। तो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स के लेवल पे क्या होता है, मैटर के अंदर क्या होता है, ये हमने इसके थ्रू समझने की कोशिश किया। इसी को हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स इन द सेंस कि हम टेम्परेचर को भैया कम कर देते हैं, टेम्परेचर हम कम कर देते हैं। तो कैसे होगा, अब मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर भैया हम कम कर देते हैं, ठीक है, हमने इसका टेम्परेचर कम कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर कम हो गया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर एनर्जी ख़त्म हो गया, एनर्जी कम हो गया और धीरे धीरे वो अस्थिर हो गए। अस्थिर हो गए तो मतलब पास आ गए। जैसे ही मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो मॉलिक्यूल्स का पास आना ही स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है।
मतलब जैसे इसके हमने टेम्परेचर कम कर दिए तो इसको काइनेटिक एनर्जी इसका कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम हो गया तो वो क्या हो गए, जो मॉलिक्यूल्स वो पास आने लगे। जैसे ही पास आ गए तो क्या बन गए, वो लिक्विड बन गए। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आप भाग गए थे घर से, फ्लैट में रहने लगे, आलीशान फ्लैट में मज़े कर रहे थे, लेकिन आपकी नौकरी चली गई। मज़ा आ गया, आपकी नौकरी चली गई तो आप क्या करेंगे, तो आप वापस से उसी घर पे आएंगे ना। कहाँ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो गतिज ऊर्जा जो मिल रही थी ना नौकरी की वजह से, जो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था, तो गया, एनर्जी खत्म, आप ठंडे हो गए। ठंडे हो गए मतलब घर का रास्ता नापने लगे। ठीक है, तो उसी तरह से जब तक ये एनर्जी था इसके अंदर तब तक खूब मजा किया। जैसे एनर्जी हमने कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और ये क्या बन गया, लिक्विड। इसके अगर हम और काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो कैसे हो जाएगा, मतलब अगर इसके हम और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ज़्यादा पास हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। यही तो होता है जब हम पानी को फ्रिज में डालते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसको हम ठंडा कर रहे होते हैं। जब वो ठंडा होता मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कम कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कम कर रहे हैं तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक गया और पास आ गया, क्या बन गया, आइस बन गया, सॉलिड बन गया। और इसी आइस को जब हम बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, बेसिकली इसके अंदर टेम्परेचर मान लो -10 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रिज के अंदर, तो बाहर निकल गया तो बाहर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मान लेते हैं 30 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमने क्या किया, बेसिकली जो आइस को अगर हमने फ्रिज से बाहर निकाला तो उसके हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, -10 से सीधा 30 से 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर मिला, जो आइस की जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके मॉलिक्यूल्स बाहर से हीट ले लिया और हीट लेने से क्या हो गया, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके अंदर मूवमेंट आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। कहने का मतलब आइस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। ये खेल है टेम्परेचर का। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि हम समझ लेते हैं। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब कोई आइस, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आइस जिस किसी मिनिमम टेम्परेचर पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब कोई आइस जिस मिनिमम टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसमें एटमॉस्फेयर को कांस्टेंट रखा गया, मतलब रूम टेम्परेचर रखा, रूम का जो मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर को जो है यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसी टेम्परेचर से जुड़ा हुआ, यानी जब स्टेट में परिवर्तन होता है उससे जुड़ा हुआ एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होता है, इसे हम समझते हैं। जैसे आपके चैप्टर में एक्टिविटी लिया गया है, यहाँ पे एक बीकर लिया गया है और इस बीकर में आइस के कुछ टुकड़े डाल दिए गए हैं और नीचे से हमने क्या किया कि आग जला दिए और यहाँ पे साइड से हमने क्या किया, एक थर्मामीटर रख दिए। हम क्या देखते हैं कि जैसे आग जल रहा है ना, आग जल रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। थर्मामीटर पे हम नोट कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। सपोज कर लेते हैं जब आइस जिस वक्त था और आग नहीं जल रहा था, उस वक्त इसका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये बढ़ना शुरू हो गया और अब ये हो गया, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है कि भैया जो आइस होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री, जिस पे आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी वो पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि -10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब भैया इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या देखने को मिलता है कि भैया उसके बाद टेम्परेचर जो है थर्मामीटर पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा। आग आप नहीं समझने की कोशिश कीजिए, आग आप नीचे से कॉन्स्टेंटली जला रहे हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको हीट मिल रहा है, लेकिन थर्मामीटर पे वो हीट नज़र नहीं आ रहा। थर्मामीटर पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं। और ये कब तक देख रहे हैं, जब तक कि सारे आइस मेल्ट होकर के वाटर नहीं बन जाता, जब तक ये सारे आइस पिघल के पानी नहीं बन जाता, तब तक हम क्या देखते हैं कि भैया थर्मामीटर पे सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बस और कुछ नहीं। तो आखिर ये जो नीचे से हीट जा रहा है, वो हीट कहाँ जा रहा है, वो थर्मामीटर पे वो हीट नज़र क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया भैया ये हीट,
कहाँ गया ये हीट, थर्मामीटर पर नज़र क्यों नहीं आ रहा है? ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए कि 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब आइस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, अब ये जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर लेकर के यानी हीट लेकर के वो उस हीट को किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी गतिज ऊर्जा में उस हीट का इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे ही वो गतिज ऊर्जा में उस हीट का इस्तेमाल हो रहा है, कहने मतलब हमको टेम्परेचर पर यूज नहीं दिख रहा है, मतलब वो हीट जो है इसमें बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो हीट क्या हो रहा है, बेसिकली गतिज ऊर्जा में उस हीट का इस्तेमाल हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में उस हीट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना वो हीट को यूज कर रहे हैं गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करने, गतिज ऊर्जा में लेने के लिए, क्योंकि जैसे ही गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, अलग अलग होंगे और वो पानी बन जाएंगे। और ये तब तक होगा जब तक कि सारे के सारे आइस जो है वो पानी नहीं बन जाता। समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर से मैं बता देता हूँ, बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आइस है ना, आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइस के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो अभी सटे सटे हैं, क्योंकि आइस के फॉर्म में अभी सॉलिड के फॉर्म में ये, ठीक है। लेकिन नीचे से हम हीट डाल रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और हीट को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उस हीट का इस्तेमाल ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में कर रहा है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस हीट का इस्तेमाल कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसको क्या मिल गया, गतिज ऊर्जा मिल गया और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट स्टार्ट होने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी जो है वो बढ़ने लगी है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ने लगी मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड से लिक्विड बनने लगा। ये तब तक रहेगा जब तक कि सारे के सारे जो बर्फ है वो पानी में पिघल नहीं जाता। और जैसे ही पानी में सारे बर्फ पिघल गए, अब यहाँ पे देखिए, अब सारे के सारे बर्फ क्या हो गए, पानी में पिघल गए। अब वापस से थर्मामीटर पे आप रीड नोट करेंगे कि थर्मामीटर पे वापस से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस हीट का इस्तेमाल काइनेटिक एनर्जी के रूप में नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो हीट बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कब होगा, जब वापस से ये बढ़ करके 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो तब तक ये रुका रहेगा जब तक कि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। और जैसे ही पानी का टेम्परेचर कितना हो गया भैया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वापस से थर्मामीटर पे ये रुक जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस ही फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट का इस्तेमाल कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। और गतिज ऊर्जा के रूप, जैसे मान लीजिए कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये हीट ले रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहा है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आया तो इसका मूवमेंट बढ़ गया, जैसे ही मूवमेंट बढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ यानी आकर्षण बल कम हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से और दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही और दूर होना ही क्या हो गया, इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी ये लिक्विड से क्या बन गया, गैस हो गया। ये तब तक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि सारे के सारे पानी गैस नहीं बन जाते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे आइस है, मतलब सॉलिड है, यहाँ पर हमने हीट बढ़ाया, ठीक है। जैसे ही हम हीट बढ़ा रहे हैं तो अभी इसका हीट बढ़ रहा है, जैसे ही 0 डिग्री आएगा तो ये रुक जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे बर्फ़ जो है पिघलना स्टार्ट कर जाएगा। जब तक सारे बर्फ़ नहीं पिघल जाता तब तक थर्मामीटर पे टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। और जैसे ही सारे बर्फ़ पिघल जाता है तो वापस से फिर से पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, गैस बन जाता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस मिला तो पानी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब अब गैस बनना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ले रहे हैं और उस हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में। और इस वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट है वो बढ़ गए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो गए हैं और मॉलिक्यूल्स का दूर जाना ही क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा।
और ये तब तक 100 ही डिग्री सेल्सियस रहेगा थर्मामीटर पे जब तक कि सारे पानी गैस नहीं बन जाता। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जब तक हीट रुका रहा, कब तक हीट रुका रहा है, जब तक कि सारे आइस जो है बर्फ़ में, सारे बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट नहीं हो गए। तो ये जो हीट है बेसिकली जा रहा है, लेकिन ये हीट जो है थर्मामीटर पे नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हीट जो है जा तो रहा है लेकिन हमको नज़र नहीं आ रहा थर्मामीटर पे, बेसिकली ये हीट छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। और लेटेंट हीट क्यों छुपा हुआ, क्या इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल्स का दूर दूर हो जाना, यहाँ पे आइस से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वापस से यहाँ पे फिर से टेम्परेचर कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और थर्मामीटर पे टेम्परेचर फिर से नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हीट तो जा रहा है लेकिन हमको थर्मामीटर पे वो हीट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी हीट क्या है, यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए इसको भी बोलेंगे हम लेटेंट हीट। लेकिन ये हीट का इस्तेमाल किस चीज़ों के लिए हो रहा है, वो हो रहा है वेपराइजेशन के लिए, इसलिए इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। तो पहला इंजेक्शन हमने बताया वो क्या था, टेम्परेचर था। टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करके पदार्थ की जो अवस्था है उसको हम बदल सकते हैं। हमारे पास दूसरा जो इंजेक्शन है और वो है प्रेशर। प्रेशर का भी हम इस्तेमाल करके किस तरह से हम उसकी अवस्था बदलेंगे वो अभी हम समझते हैं। आपके बुक में ये एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा, वो हम नहीं समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं प्रेशर से हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये है पिंटू, कौन है ये, पिंटू है, और दोनों के बीच में अभी क्या दिख रहा है, हमको गैप दिख रहा है। अगर मैं इधर से प्रेशर डालूं, धक्का दूं, और इधर से भी धक्का दूं, ये बेसिकली क्या होगा, पास आ जाएगा, और पास हो करके पिंटू और उसके फ्रेंड एक दूसरे से चिपक जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में गैप था, हमने प्रेशर लगाया दोनों तरफ से, तो दोनों क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन अब वापस इस पे हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या लगा पाएंगे, अब ये कहाँ जाएगा चिपक के भैया, क्योंकि अब तो इसके बीच में गैप ही नहीं है, और अब कहाँ चिपकेगा ये, अब ये नहीं चिपकेगा। लेकिन अगर इस पे हम प्रेशर वापस से हटा देते हैं तो ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये पिंटू और रहा ये उसका दोस्त। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि प्रेशर को अप्लाई करके हम दो मॉलिक्यूल्स को पास ला सकते हैं, और प्रेशर रिलीज करके हम उसी मॉलिक्यूल्स को हम दूर कर सकते हैं। तो बन गया काम ना, काम कैसे बना, यही तो हमको पढ़ना था। हम क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट्स भी हम परिवर्तन करते हैं ना। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स अगर अलग अलग हो जाएंगे, पहले पास पास थे, थोड़ा सा दूर हो गए बन गए लिक्विड, थोड़ा और दूर हो गए तो बन गए गैस, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे भैया, दूर दूर रहेंगे, इसको हम प्रेशराइज करके बाहर से दबाव डाल करके इसको हम पास पास ला सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये पास पास आया तो ये क्या बन गया भैया, ये बन गया लिक्विड। ठीक है, जब इस पे हम और प्रेशराइज करेंगे तो यही मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास आ जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सॉलिड। ठीक है, तो ये प्रेशर का हम अप्लाई करके किस तरह से इसकी अवस्था में हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, यानी प्रेशर अगर हम हटाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स वापस से फिर दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, ये बन जाएगा लिक्विड। और वापस से जब हम प्रेशर और हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा गैस। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हम प्रेशर को घटा बढ़ा करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने होंगे, यानी उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस के बारे में आप जरूर सुने होंगे। अब ये ड्राई आइस क्या होता है, यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे ना, तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यानी ड्राई आइस, ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसे ही आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस में परिवर्तित हो जाता है।
तो ऐसा क्यों होता है भैया? ये सॉलिड जो है वो सीधा गैस में ही कन्वर्ट क्यों हो जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, नॉर्मली ठोस है तो पहले द्रव में कन्वर्ट होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ने से, फिर और टेम्परेचर बढ़ता तो ये गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे तो भैया ये जो है सीधा ठोस से सीधा गैस बन जाता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। और हमने अभी पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगा तो भैया वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, किस स्टेट में रहना पसंद करेंगे? वो चाहेंगे गैसियस स्टेट में रहना, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करके भैया, बहुत ही तगड़ा प्रेशर इस पे अप्लाई करके इसको सॉलिड के फॉर्म में रखा जाता है। क्योंकि इस पे जब ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में नज़दीक आएंगे और ये बन जाएगा क्या, सॉलिड। अब इसको सॉलिड फॉर्म में कैसे रखा गया है? प्रेशराइज करके रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके रखा गया है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालते हैं, कहने मतलब जैसे आप उस प्रेशर से इसको बाहर निकालते हैं तो भैया आप जैसे ही प्रेशर हटा तो इसके मॉलिक्यूल्स का वेट करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, फिर गैस में कन्वर्ट होंगे। भैया इसके मॉलिक्यूल्स तो सीधा भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इतना दूर दूर भागेंगे, तुरंत अभी सटा हुआ था मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और तुरंत दूर भागे, दूर दूर हो गए, ठीक है। ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये वो पानी बर्फ वाला सिलसिला नहीं है कि हम नीचे से एनर्जी देंगे बर्फ को, फिर वो जाकर के लिक्विड में बदलेगा और एनर्जी देंगे और हीट देंगे तब जाके गैस में बनेगा। नहीं भैया, इसके अंदर पहले से ही एनर्जी तगड़ी है। जैसे ही हमने बस प्रेशर हटाने की देर है, जैसे हमने प्रेशर हटाया भैया इसके मॉलिक्यूल्स दूर भाग गए तुरंत, ठीक है। और उसके बाद तुरंत क्या हो गए, दूर भागना ही मॉलिक्यूल्स का दूर दूर होना ही क्या कहलाता है, वो गैस कहलाता है, ठीक है। तो हमने समझा कि क्यों भैया जब हम ड्रा आइस को हम बाहर रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो सीधा गैस में ही कन्वर्ट हो जाता है, ना कि लिक्विड में। अब देखिए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। जब गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जब लिक्विड वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। फिर से समझिए, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपराइजेशन, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन। लेकिन मैंने क्या बोला कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब गैस सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। आई होप क्लियर है आपके लिए ये। नेक्स्ट एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब ये इवेपोरेशन क्या होता है भैया, देखिए मैंने क्या बोला था कि जो लिक्विड होता है उससे वो गैस में कन्वर्ट होने के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेट करता है, क्योंकि वो क्या है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है। लिक्विड मतलब यहाँ पे हम पानी की बात कर रहे हैं, अलग अलग मैटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम पानी की बात कर रहे हैं। तो अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन वो होता है जब वाटर जो है, यानी जब पानी जो है ना बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो है 100 डिग्री सेल्सियस होता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पानी गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे जो पानी होता है वो वाष्पीकृत होता है, ऊपर जा कर के क्लाउड बनता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है। इसका मतलब भैया इवेपोरेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? बिल्कुल नहीं। कितना होगा, मान लीजिए 20 डिग्री से लेकर के बहुत होगा तो 45 डिग्री तक होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी पानी इवेपोरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री से पहले भी पानी इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। यानी
गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन होता क्या है। यानी जब पानी गैस में कन्वर्ट होता है बिना बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किए, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही, तब उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इट हैपेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब द एनफ एनर्जी टू ओवरकम द वेपर प्रेशर एंड एस्केप इनटू द एयर। कहने का मतलब क्या है कि जो ये इवेपोरेशन है वो बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है और वाटर के ऊपर में ये मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का ही मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाहर से भी हीट लेते हैं और नीचे वाले पानी में के अंदर में जो हीट है, नीचे वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो हीट है उसको भी लेते हैं, और दोनों को हीट को लेकर के ये रफू चक्कर हो जाते हैं। क्योंकि हीट मिला मतलब काइनेटिक एनर्जी मिला, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट इसका तेज हो गया, और जैसे ही इसका मूवमेंट तेज हो गया मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया और ये दूर चला गया, और मॉलिक्यूल्स का दूर जाना ही क्या हो गया भैया, गैस हो गया। सीधी सी बात है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है। ये अंदर के पानी इवेपोरेट नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जो पानी है ना, एकदम सतह पे जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के जा रहे हैं, गैस बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से इवेपोरेशन जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कहने मतलब एक तो होता है सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन तेज हो जाता है। बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए हम कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े जब हम सुखाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कपड़े को फैलाते हैं तब जाकर कपड़े आसानी से सूख जाता है। लेकिन अगर हम कपड़े को फोल्ड करके सुखाएंगे तो क्या जल्दी सूखेगा, नहीं सूखेगा। इसलिए हम कपड़े को फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं, क्योंकि उसका हम सरफेस एरिया भैया बढ़ा रहे हैं। सरफेस एरिया बढ़ता है तो मतलब जो उस कपड़े के अंदर जो पानी होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है, उस पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट लेते हैं, और हीट लेने के बाद वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और वो मॉलिक्यूल्स दूर जाना पसंद करते हैं। कहने का मतलब वो गैस बन जाते हैं। तो सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाते हैं, मतलब जब हम कपड़े सुखाते हैं तो इसलिए हम उसको फैला के सुखाते हैं और इस वजह से वो जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी इवेपोरेशन तेज हो जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो मॉलिक्यूल्स को हीट चाहिए वो जल्दी मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा है मार्केट में तो जल्दी हीट मिल जाता है। तो ये आराम से तुरंत उसको हीट मिला, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ और निकल गया, ठीक है। लेकिन ठंड के मौसम में इतना भैया टेम्परेचर है ही नहीं, तो इवेपोरेट होने के लिए उस मॉलिक्यूल्स को बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है। इस वजह से कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। अब ये कैसे, इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, समझने की कोशिश कीजिए। जो ह्यूमिडिटी होती है बेसिकली क्या होती है, जो हवा होती है ना, जो हवा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को अब्जॉर्ब करके पानी को सोखने की, पानी को रखने की कैपेसिटी होती है हवा के अंदर, और ये लिमिटेड होती है। एक समय तक ही होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब आपके कपड़े में भी पानी है, क्योंकि अपने कपड़े को गीला करके सूखने के लिए दिया है। अब हवा के अंदर पहले से ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पहले से ही हवा के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपके कपड़े की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। समझने की कोशिश, जैसे आप मान लीजिए खाली पेट हैं तो आप ढेर सारा खाना खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपका पेट मान लीजिए पहले से ही आधा से ज़्यादा भरा हुआ है, आप क्या ज़्यादा खाना खा पाएंगे? आप थोड़ा सा ही खाना खा पाएंगे ना। तो वही चीज़ें होती है कि हवा के अंदर भैया पहले से ही पानी बहुत ज़्यादा है, तो आपके कपड़े के पानी वो कहाँ से ले पाएगा? वो उसकी तो अपनी कैपेसिटी है ना, एक लिमिट है उसकी, ठीक है। तो इस वजह से जब हम ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, ह्यूमिडिटी कम करना मतलब हवा के अंदर पानी को कम करना, जैसे ह्यूमिडिटी कम होती है तो बेसिकली आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, और अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपके कपड़े धीरे धीरे सूखेंगे। यही वजह है कि बारिश के मौसम में कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं होता है, पतझड़ का मौसम होता है, ड्राई मौसम होता है, तो ऐसे मौसम में ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होती है और आपके कपड़े आसानी से बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट होता है विंड।
जो विंड स्पीड होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है एवेपोरेशन। तो जो विंड होता है वो बेसिकली जो सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो विंड क्या करता है, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देता है, क्योंकि विंड अपने आप में एक तरह काइनेटिक एनर्जी है, तो उस मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी देता है और वो मॉलिक्यूल्स उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के फुर हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर कपड़े दे देते हैं और फैन ऑन कर देते हैं। ठीक है, और आराम से कपड़े सूख जाते हैं, थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, बस सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस हवा से काइनेटिक एनर्जी लेकर के उड़ रहा है, धीरे धीरे उस हवा के साथ वो मॉलिक्यूल्स उड़ रहा है। ठीक है, मतलब हवा में जा रहा है, वो गैस बन रहा है। ठीक है, और इस तरह से हमारे कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन होता क्या है। अब समझते हैं कि बेसिकली इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग करता है। इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग करता है, देखिए बेसिकली क्या होता है, जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाटर है ना, अब वाटर के ऊपर यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, वाटर के ऊपर ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो है ना दो कांटेक्ट में है, ये जो है बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ भी कांटेक्ट में है और नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ भी कांटेक्ट में है। ये बेसिकली क्या करता है, दोनों तरफ से हीट लेता है, ये एटमॉस्फेयर से भी हीट लेता है और नीचे जो मॉलिक्यूल्स के पास जो हीट है वो भी ले लेता है। अब सपोज कर लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल्स है, इसके पास मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये ऊपर के मॉलिक्यूल क्या करेगा कि ये बाहर से भी हीट लेगा और मान लीजिए इस वाले मॉलिक्यूल से इसने ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके पास कितना बच गया, इसके पास तो भैया अब 20 से कम होकर कितना बच गया, पहले 20 था, अब इसके पास बच गया 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स को हीट मिला और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और ये उड़ गया। ठीक है, लेकिन उड़ा तो उड़ा, लेकिन वो नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उसके भी टेम्परेचर को कुछ ना कुछ टेम्परेचर को लेकर के ये चला गया, जिसकी वजह से क्या होता, अब इस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से नीचे का पानी क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली हमको ठंडा लगने लगता है। कहने का मतलब ये है, जब हम घड़ा देखे होंगे गर्मी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली घड़ा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये घड़ा क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं, दान छोटे छोटे नन्हे नन्हे छेद होते हैं जो हमको इस आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देता है, नेकेड आई से। ठीक है, तो जो पानी होता है अंदर में घड़ा के अंदर वो इस छेद से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस पे आ गए घड़ा के सरफेस पे, और जैसे ही घड़ा के सरफेस आया तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि घड़ा के सरफेस पे आ गए हैं वो बेसिकली एटमॉस्फेयर से हीट लेता है और पानी के अंदर जो हीट था वो भी हीट ले लेता है और ये हीट को एब्जॉर्ब किया और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया और ये रफू चक्कर हो गया। तो कहने का मतलब अंदर में जो मॉलिक्यूल्स थे, अगर मान लीजिए उसका डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था, सेम एग्जांपल लेते हैं, ये अपना कुछ ना हीट जो है बाहर वाले को दे दिया और घट के कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको घड़े का पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। तो बेसिकली यही वजह है कि घड़े का पानी ठंडा लगता है। ठीक है, तो इवोपोरेशन इस तरह से जो इवोपोरेशन होता है ये कूलिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो सरफेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स को बढ़ जाती है और उसके वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, वो लिक्विड से गैस हो गया। ठीक है, तो यही जो है डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी जो रेस्ट जो मॉलिक्यूल रह गए हैं उसके काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, मतलब उसका हीट जो है कम हो जाता है, जिस वजह से ये हमको ठंडा लगने लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि घड़े का पानी ठंडा क्यों लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको जानना चाहिए। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन, ऑल्दो हम लोग डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर यूज करते हैं, ये सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये भी आपके बुक में दिया हुआ है। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो भैया आपको प्लस करना पड़ेगा 273, और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस माना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 273। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए 373 केल्विन है और इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 273। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस।
अगर आप सेल्सियस से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं केल्विन में, तो आपको प्लस करना पड़ेगा भैया 273, 100 273 हो जाएगा 373 केल्विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्लास 9th का जो साइंस चैप्टर 1 है उसका यहीं पे होता है द एंड। इसको हमने टोटल 3 पार्ट्स में बांट रखे हैं। अगर आपके पहले के 2 वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आपको आसानी समझ में आएगा। आपसे भैया एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रशांत सात्विक। जय हिंद।